हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स करने जा रहे हैं। ये कॉमन एरर्स संख्या में 20 होंगे। आज हम लोग 20 कॉमन एरर्स करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले इन कॉमन एरर्स को आप बनाइए वीडियो पॉज करके। इसके बाद आप अपने आंसर को आप हमारे आंसर से मैच कर लें और इस प्रकार आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अगर आपका अंग्रेजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने की ओर है तो आप इसमें से कितने कॉमन एरर्स को सही कर सकते हैं। एक मेरा आकलन है कि अगर आप 15 से ऊपर अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप 10 से 15 के बीच अगर आपका अगर आता है अगर स्कोर तो आप एवरेज हैं, साधारण हैं। और 10 से यदि अगर आप कम करते हैं, यदि 10 से यदि आप नंबर कम लाते हैं, 10 से कम सवालों को अगर हल करते हैं एक निश्चित समय में, तो समझिए कि ये आपका जो है ना, अभी थोड़ा सा आपको तैयारी की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट कॉमन एरर क्या है आज के इस कॉमन एरर के वीडियो सेशन में। कह रहे हैं क्या, नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए है, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3। ठीक है, पहला खंड है बॉबी लर्नड द, बी में है अल्फाबेट एट द एज ऑफ 3। इसमें से हमें कॉमन एरर पकड़ना है कि हमारा कौन सा भाग सही, कौन सा भाग हमारा एरर वाला भाग है। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए, अगर आपने बनाया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। देखिए, बॉबी लर्नड द, ये पार्ट सही है, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल किया गया, ये ठीक है। यहां द का भी यूज ठीक किया गया, गलत नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं होता है, पहले हम ये समझें। ये जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। अच्छा, एज के पहले हम एट लगाते हैं तो वो भी सही है, यानी कि हमारा ये जो अल्फाबेट्स के जगह पर है ना, अल्फाबेट की जरूरत है, यहां पर अल्फाबेट करने की जरूरत है। इसका मतलब 1 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे कि माई फादर दो ओल्ड गोज एवरीवेयर बाई फुट। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए, माई फादर दो ओल्ड, ठीक है, गोज एवरीवेयर बाई फुट, नो एरर। इसमें से आपको एरर पार्ट चुनना है, कौन सा हिस्सा गलत है। और इस तरह के कॉमन एरर ना, ये बहुत बार इस तरह के कॉमन एरर मतलब समझिए कि आना ही आना है, मल्टीपल टाइम से पूछा गया है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, वो सी होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें सी पार्ट गलत है, बाई फुट नहीं होता है ना। देखिए, अगर आप किसी वाहन से आते जाते हैं, जैसे कि आप कार से आते हैं, बस से आते हैं, ट्रेन प्लेन वगैरह से आते हैं तो बाई लगता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग प्रीपोजिशन में भी हम लोग देखे हैं कि बाई फुट नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ, बाई कार होगा, बाई ट्रेन होगा, बाई प्लेन होगा, बाई बाइक होगा, यानी कि जो भी साधन है हम उसके साथ बाई का प्रयोग करेंगे आने जाने के। लेकिन अगर ये मामला अगर फुट का हो जाए तो फिर बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ठीक है ना, फुट के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि कोई जानवर जो कि यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल होता है तो वहां भी हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं बाई हॉर्स, ये गलत होगा। यदि कोई घोड़े से आता है तो वह बाई हॉर्स गलत होगा, हॉर्स नहीं होता, हॉर्स बैक होता है, बाई हॉर्स बैक गलत होगा। होना क्या चाहिए, ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल बैक। यानी कि किसी जानवर के मामलों में और फुट के मामलों में प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है, बाई का नहीं होता है। अतः 2 का राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 3 में, करे क्या, बोथ रोहित एज वेल एज दिनेश आर गुड एट मैथ्स। ये बहुत ही सिंपल कॉमन एरर है, बहुत ही आसान कॉमन एरर है। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले आप थोड़ा सा समय लीजिए और इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद ही आप इस वीडियो के आंसर को जानने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं, बोथ रोहित एज वेल एज दिनेश आर गुड एट मैथ्स, यानी कि रोहित और दिनेश मैथ में अच्छे हैं, दोनों मैथ में अच्छे हैं। देखिए, बोथ के बाद ना हम एज वेल का प्रयोग नहीं करते, हम एंड का प्रयोग करते हैं। बोथ के बाद एंड लगता है, कौन वर्ड क्या लेता है पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है ना, एज वेल या एज वेल अथवा एज वेल एज का प्रयोग दोनों गलत है। अगर हम एज वेल एज भी लिखते हैं तो भी गलत है। बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि हमारा पार्ट ए गलत है। 3 का राइट आंसर ए होगा, बाकी सब सही है। आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसके साथ एट लगता है तो यहाँ प्रीपोजिशन भी ठीक है, यानी कि हमारा ये खंड सही है, ये खंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर लिया है रोहित और दिनेश के लिए तो यहाँ पर आर भी ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है ना वो पार्ट ए में है। अतः 3 का आंसर हमारा राइट आंसर ए होगा। आते नंबर 4 में,
कह रहा है क्या, द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। टीम जो थी वो फील्ड पर आ चुकी थी और अपना जगह लेने को तैयार थी। देखिए ये कलेक्टिव नाउन है, पहले आप ऐसे समझिए। टीम के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं। इस तरह के कलेक्टिव नाउन जो भी हैं, जैसे टीम है, कमिटी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। इस तरह के सवाल एकदम मतलब समझिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, पूछे जाने की इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है ना। जूरी हो गया। अब इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और इनके साथ वर्ब प्लुरल भी हो सकता है। अब आप इसको कैसे देखते हैं, देखिए यदि टीम से, कमिटी से, जूरी से या इन जैसे और भी वर्ड्स हैं, बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा लिख दिया, ठीक है। टीम, कमिटी, जूरी से, यदि वाक्य से, यदि वाक्य में जो ये दिया गया है, टीम दिया गया है, कमिटी दिया गया है, जूरी दिया गया है, यदि वाक्य से ग्रुपिंग का बोध होता है, यदि ग्रुपिंग का बोध होता है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, पहले आप ऐसे समझिए। लेकिन अगर इसी टीम, कमिटी, जूरी या इनके जैसे जो भी कलेक्टिव नाउन है, यदि उनके साथ सेपरेशन, अगर वाक्य में, यदि सेंटेंस में यदि अलगाव का बोध होता है तो इनके साथ जो वर्ब होता है ना, तो सेपरेशन के मामलों में वर्ब क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। एक बार बात को फिर से, ग्रुपिंग के मामलों में वर्ब सिंगुलर और सेपरेशन के मामलों में वर्ब प्लुरल। अब टीम है, मैदान में आ गई है भाई और अपना अपना जगह लेने को तैयार है। जाहिर सी बात है कि टीम के जो भी खिलाड़ी होंगे अलग अलग जगह उनका होगा, अलग अलग उनका पोजीशन होगा, सब एक जगह थोड़े खड़ा होंगे। तो यहां पर अलगाव का सेंस है, क्योंकि यहां पर देयर दिया भी है, यहां पर प्रोनाउन देयर दिया है, इसका मतलब कि टीम को वो प्लुरल मान के चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके साथ जो यहां पर वर्ब वास के जगह पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर टीम, कमिटी, जूरी के साथ ये सेंटेंस के रूप में आपको मिल जाएंगे देखने को। तो टीम के साथ यहां पर वास के जगह पर वर होना चाहिए, यानी कि 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर 5 में करेंगे, द हाउस इज टू मच स्मॉल फॉर 10 पर्सन्स। ठीक है, करेंगे हाउस जो है, घर है, वो 10 लोगों के लिए बहुत ही छोटा है, 10 लोगों के लिए बहुत ही छोटा है। बच्चों आप इसे खुद से करें, सवाल बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है तो वीडियो को आप रोक लें, पॉज कर लें और इसके बाद आप फिर अपना बना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप इसे आंसर मिला लें। चलिए, द हाउस इज टू मच स्मॉल फॉर 10 पर्सन्स। देखिए टू मच के बाद है ना, टू मच के बाद नाउन आना चाहिए, टू मच के बाद नाउन आता है, पहले आप ऐसा समझिए, टू मच के बाद नाउन आता है। लेकिन जब एडजेक्टिव आ जाए ना तो मच टू हो जाता है, ये पलट जाता है। जब एडजेक्टिव होना है तो मच टू हो जाता है। अब आपको ये देखना होगा कि स्मॉल क्या है, तो स्मॉल एक एडजेक्टिव है, स्मॉल एक जो है ना एडजेक्टिव है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए। स्मॉल क्या, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए, टू मच नहीं आना चाहिए। तो गलत पार्ट हमारा बी में है, 5 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। जैसे कि दोनों से एक सेंटेंस देख लिया जाए, जैसे कि हम लिखते हैं ही हैज टू मच मनी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। देखिए अब मनी क्या है भाई, मनी जो है वो नाउन है, तो नाउन के वजह से क्या हो गया, उसके पहले टू मच हो गया। लेकिन अगर यही एडजेक्टिव, अगर स्मॉल एडजेक्टिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू मच के जगह पर मच टू। चलिए तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 5 का आंसर हमारा राइट आंसर बी होगा। आते नंबर 6 में, सत्यजीत रे, ठीक है, एंड वी शांताराम्स फिल्म्स आर वर्थ वाचिंग। यानी कि इसका हिंदी ये निकलेगा कि सत्यजीत रे और वी शांताराम की जो फिल्में हैं वो देखने लायक है ना। वर्थ का मतलब योग्य, लायक, वर्थ का मतलब योग्य, लायक, यानी कि सत्यजीत रे की जो फिल्में हैं और वी शांताराम की जो फिल्में हैं वो देखने लायक है। देखिए सत्यजीत रे की फिल्में और वी शांताराम की फिल्में, ठीक है ना, इसमें आपको एरर पकड़ना है। तो देखिए वी शांताराम के ऊपर एपोस्ट्रोफिस लगा है। अगर कहने कि वी शांताराम की फिल्म तो हम कैसे लिखेंगे, वी शांताराम्स फिल्म, वी शांताराम्स फिल्म हम ऐसे लिखेंगे। चलिए कह रहा है क्या कि सत्यजीत रे की फिल्म, मतलब दोनों की अलग अलग फिल्में हैं, हम कैसे लिखेंगे, सत्यजीत, है ना। जैसे कि इस पर एपोस्ट्रोफिस लगा है तो इस पर भी तो एपोस्ट्रोफिस लगना चाहिए, सत्यजीत, यहां पर एस होगा, सॉरी यहां पर। चलिए तो हम ऐसे लिखेंगे ना, सत्यजीत रे फिल्म हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफिस होना चाहिए। तो वी शांताराम के तो ऊपर दे दिया गया लेकिन सत्यजीत रे के ऊपर नहीं दिया गया है ना। एंड भी क्या करता है, अगर हम इतना नहीं भी समझते, कहिएगा सर समझ में नहीं आया, अगर इतना नहीं समझ में आया तो एंड को आप पकड़िए। एंड दो बराबर इक्वल चीजों को जोड़ता है,
एंड दो पैरेलल चीजों को जोड़ता है, दो बराबर चीजों को जोड़ता है। इसके ऊपर एपोस्ट्रोफ है तो इसके ऊपर भी एपोस्ट्रोफिस होना चाहिए। इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइए नंबर 7 में करें कि अनलेस यू डोंट लेबर हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। एक बार बात को फिर से, अनलेस यू डोंट लेबर हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। देखिए अनलेस का मतलब क्या होता है, पहले इसका हिंदी होता है जब तक कि नहीं, अनलेस का हिंदी होता है जब तक कि नहीं। पहले आप इसका अर्थ समझ लें। तो अनलेस वाले वाक्य में खुद नहीं है। अब एक ही सेंटेंस में दो तो निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक सेंटेंस में दो निगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि एक निगेटिव है तो एक को आपको हटाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अनलेस के अंदर खुद नहीं का बोध हो रहा है। अब इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, 7 का राइट आंसर हमारा ई होगा। आइएगा नंबर 8 में करे क्या, द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। एक बार बात को फिर से, द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। इसमें हमें गलत चुनना है कि कौन सा पार्ट गलत पार्ट है। बच्चों आप इसे खुद से करें, फिर आप अपने आंसर को आप हमारे आंसर से मैच कर ले। देखिए कुछ ऐसे V1 होते हैं जिनका V2 और V3 बदलता नहीं है, जस का तस रह जाता है ना। इसको इरेगुलर वर्ब के अंतर्गत पढ़ाई करना है ना। एक टॉपिक है इरेगुलर वर्ब, आप किसी अच्छे किताब के इरेगुलर वर्ब को आप कंसल्ट कर सकते हैं। इरेगुलर वर्ब ये चैप्टर का नाम है, जो ये सब चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह का अगर चार्ट आपको लेना है तो आपको इरेगुलर वर्ब की ओर जाना होगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका V2 और V3 नहीं बदलता है, यानी कि V1 ही V2 होगा V3 होगा। और ऐसे वर्ड में एक ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारण करना। चलिए फोरकास्ट एक वर्ड है, फोरकास्ट का भी अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। देखिए इसमें, और एक कास्ट मतलब होता है डालना, है ना। कास्ट मतलब फेंकना, डालना। ये 3 वर्ड का V2 V3 नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, जस का तस रह जाएगा। यानी कि ब्रॉडकास्ट में ईडी नहीं लगता है, फोरकास्ट में ईडी नहीं लगेगा और कास्ट में ईडी नहीं लगेगा। इनमें किसी में भी ईडी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ब्रॉडकास्टेड जो लिखा हुआ है ना ये गलत है। केवल वास के बाद केवल V3 के रूप में केवल ब्रॉडकास्ट का V2 V3 ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब है कि 8 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला, ए होने वाला है, वहां ईडी नहीं होना चाहिए। चलिए नंबर 9 में आते हैं। क्या है, द यंग मैन रिफ्यूज्ड हैविंग स्टोलन द वॉच। एक बार बात को फिर से सुना जाए, द यंग मैन रिफ्यूज्ड हैविंग स्टोलन द वॉच। यानी कि जो यंग मैन था उसने घड़ी चोरी करने की बात को अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। देखिए बच्चों, अगर आप कोई तरह का, अगर आप पर जो चार्ज लगाया गया, आरोप लगाया गया, पहले आप ऐसा समझिए, आप पर कोई मतलब आप पर कोई एलिगेशन लगाया गया। एलिगेशन का भी मतलब आरोप होता है, ठीक है। तो आप इसको रिफ्यूज नहीं करते हैं, है ना, आप इसको डिनाई करते हैं। किसी चार्ज को, किसी स्टेटमेंट को, किसी एलिगेशन को आप डिनाई करते हैं, इनकार करते कि नहीं भैया मैंने ऐसे नहीं किया है। यहां पर आप कोई बात, चुराने वाली बात को आप इनकार कर रहे हैं कि भाई मैंने नहीं चुराया है। मतलब आपके ऊपर कोई स्टेटमेंट लगाया गया, कोई एलिगेशन लगाया गया, कोई चार्जेस लगाया गया है, लेकिन आपको कहना कि नहीं इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं चुराया हूं। तो रिफ्यूज का जो यूज है ना वो गलत है। यहां पर डिनाई होना चाहिए, और डिनाई का V2 और V3 की जगह डिनाइड। तो हमारा करेक्ट लाइन कैसे बनेगा, द यंग मैन डिनाइड हैविंग स्टोलन द वॉच। पहला तो चीज ये है। दूसरा चीज है और इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए। देखिए रिफ्यूज और डिनाई में एक अंतर और है जो कि इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। रिफ्यूज और डिनाई दोनों में एक अंतर और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए रिफ्यूज के बाद यदि कोई वर्ब अगर आएगा तो वो 2 + V1 में आएगा, 2 + V1 में आएगा। यानी कि रिफ्यूज के बाद यदि कोई वर्ब अगर है तो वो 2 + V1 में आएगा, और डिनाई के बाद यदि कोई वर्ब है तो वो V4 में आएगा। देखिए अब यहाँ रिफ्यूज के बाद हैविंग दे रहा है तो ऐसे ही गलत है, ऐसे ही गलत है। यानी कि हैविंग वाले वाक्यों में डिनाई होगा, रिफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि उसने अगर हमको कहना है कि मदद करने से इनकार कर दिया, कैसे लिखूंगा, ही रिफ्यूज टू हेल्प। देखिए रिफ्यूज के बाद 2 + V1, ही रिफ्यूज टू हेल्प। चलिए तो रिफ्यूज और डिनाई में अर्थ में तो अंतर है ही, इसके साथ साथ इनके ढांचा में भी अंतर है, स्ट्रक्चर में भी अंतर है। रिफ्यूज के बाद इंफिनिटिव और डिनाई के बाद जीरंड। आप मोटा मोटी तौर पर ऐसे समझें।
तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रिफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिनाई होना चाहिए। 9 का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। आते नंबर 10 में, करे क्या, बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल। करे क्या, बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल, मतलब कभी कभी आलस हो जाए ना, चलो चलेगा, चलेगा कि आप कभी कभी आलसी हो जाते तो चलेगा ये चीज। बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस, लेकिन आप हर समय आलसपन दिखलाइएगा तो ये जो चीज होगा ना उबाऊ हो जाएगा। मोनोटोनस का मतलब उबाऊ। अब अक्सर अगर आप हमेशा अगर आप आलस दिखाइएगा तो कभी कभी का आलस चलता है, इसके कहने का मतलब यह है। लेकिन अगर आप हर समय आलस दिखाइएगा तो भाई ये मोनोटोनस हो जाएगा। अब इसमें हमें एरर पकड़ना है। देखिए एक्सप्रेशन की ओर जाइए आप, आपको एक्सप्रेशन कुछ दिमाग में रखना होगा। एक्सप्रेशन है ना, अगर इंग्लिश का अगर कुछ काम करना है तो सर एक्सप्रेशन के साथ। देखिए एक होता ऑल द टाइम, यानी कि एक्सप्रेशन है ऑल द टाइम, यानी कि अगर टाइम अगर मैं लिखा तो द लगा, और अगर ऑल अगर मैं द अगर टाइम से लिख दिया तो सर यहां से आपको द हटाना होगा। ऑल टाइम्स के साथ द नहीं लगता है, लेकिन अगर टाइम अगर मैं रखता हूं तो यहां द लगेगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये दोनों में क्या अंतर है। टाइम है तो द है और टाइम से तो द नहीं है। यहां पर क्या दे दिया है, टाइम्स दे दिया है। टाइम्स जब दे दे तो हम क्या कर दे, द को हटा दे, हम द को हटा दे। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। 10 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर 11 में, करा क्या, द मोबाइल फोन्स हैज बिकम ए नेसेसिटी रादर देन लग्जरी। करे क्या कि जो मोबाइल फोन्स है वो आज के डेट में एक आवश्यकता बन गई है ना, एक मतलब लग्जरी। अब वो आरामदेह का वो सामान नहीं है, वो आज के डेट में जो मोबाइल है वो एक लग्जरी आइटम्स नहीं है, वो आवश्यकता बन गया है। देखिए अब यह ए नेसेसिटी है तो यहाँ ए लग्जरी होना चाहिए। देखिए साधारण सा कॉमन एरर है, आपको ज्यादा नियम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना आई शार्प रखिए, आंख को तेज रखिए। कॉमन एरर बनाना है तो आंख का तेजी का जरूरत है। आप बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन जब आप एरर बनाते हैं ना तो पता चलेगा कि एरर पास कर गया उधर, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपके पास कम भी ज्ञान है ग्रामर का, बहुत ज्यादा आप नहीं जानते हैं, ग्रामर के आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो भी आपसे सारे ग्रामर के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन जो होता है वो आसान देता है, लेकिन एक तरह का बाजार में हवा उड़ाया जाता है कॉमन एरर, कॉमन एरर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना भी नियम पढ़ते हैं उसका केवल 10% नियम से कॉमन एरर बन जाएंगे, बाकी तो 90% बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं है। आप जितना भी रूल्स पढ़ेंगे उसका केवल 10% से कॉमन एरर के सारे सवाल बन जाएंगे। बाकी जो आप 90% जो लेके चलते हैं ना, आप एक भार लेके चलते हैं, आप एक बोझ लेके चलते हैं, उससे आप अपने आप को बचाइए। तो यहाँ पर गलत क्या है बात है भाई, तो यहाँ पर नेसेसिटी के पहले ए है तो लग्जरी के पहले भी ए होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो ये हम गलत कहां सुधार रहे, सी में सुधार रहे हैं। 11 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए 12 में करेंगे, सी वाज इन द टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर अगेन। देखिए फ्रेज क्या होता है, इन द टेम्पर नहीं होता है। देखिए फ्रेज हमारा इन द टेम्पर नहीं होता। अगर आप क्रोध में हैं तो इन द टेम्पर होता ही नहीं, इन ए टेम्पर होता है। इन द टेम्पर नहीं होता है, इन टेम्पर होता है। इसका मतलब है कि द के जगह पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। हमारा 12 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आइएगा 30 नंबर में, करेक्ट, आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, है ना। एट लॉस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है घबराया हुआ, है ना, चकराया हुआ, घबराया हुआ, चकराया हुआ को हम लोग एट ए लॉस कहते हैं। एट ए लॉस, देखिए आंसर मैंने दे दिया, एट ए लॉस। बुद्धिमान स्टूडेंट तुरंत इसको कैच कर लेंगे, है ना। एट लॉस नहीं होता है, ये फ्रेज होता ही नहीं है सर। होता क्या है, एट ए लॉस होता है। होता क्या है, एट ए लॉस होता है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 13 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 14 में, करेक्ट, ए 5 मेन इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कर है क्या, ए 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, जो 5 आदमी का जो जांच कमिटी था, है ना, वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। उनको अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था मामले को देखरेख करने के लिए, मामले को जांच करने के लिए। बच्चों ये कॉमन एरर, इस तरह के कॉमन एरर काफी बार पूछे गए हैं और काफी बार पूछे जाएंगे भी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपने कैच कर लिया तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए।
देखिए बहुत ही सिंपल एक रूल है, हाइफन के बाद एक रूल क्या कहता है, हाइफन के बाद है ना आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। पहले आप इसके पहले आप अर्थ को जाइए, अगर हाइफन अगर कहीं दिया गया है तो हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। यहां देखिए 5 मेन के बीच में हाइफन है सर, ये हाइफन है, हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर, तो ये तो मेन तो गलत है ना, मैन होना चाहिए ना, 5 हाइफन मैन, ठीक है। चलिए इंक्वायरी कमेटी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरर पार्ट है वह कहां पर है सर, ए में है, तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइए नंबर 15 में, इट टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो अपने काम के ऊपर मेहनत करता है, कोई व्यक्ति है अपने काम के ऊपर मेहनत करता है। चलिए देखिए फ्रेज क्या है, फ्रेज टेक पेन नहीं है सर, ये फ्रेज जो है ना टेक पेन नहीं है, फ्रेज है टेक पेन से। ये सही और गलत फ्रेज को समझना होगा, और इससे जुड़े हुए कॉमन एरर आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। जो फिक्स फ्रेज होते हैं ना, इनसे रिलेटेड कॉमन एरर आपको बारंबार देखने को मिलेंगे। तो टेक पेन्स होता है जिसका मतलब होता है मेहनत करना। चलिए सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है मेहनत करना है। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वह अपने काम के ऊपर मेहनत करता है, इसका हिंदी ये निकलेगा कि वह अपने काम के ऊपर मेहनत करता है। आइएगा नंबर 16 में, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द टाउन डेट्स बैक टू द मिडिल एज। देखिए एज नहीं होता है बच्चों, एज नहीं होता है तो उम्र वाला है। जब आपको युग कहना है, मध्यकालीन युग, देखिए ये मिडिल एज का हिंदी क्या निकलेगा, मध्यकालीन युग। तो जब आपको युग दिखलाना है तब इसके लिए एज नहीं होता है, एज युग के लिए नहीं होता है, युग के लिए होता है एजेस, है ना। एज तो उम्र होता है, एजेस होता है, तो मिडिल एज के जगह पर क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, मिडिल एजेस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम कहां सुधार कर रहे हैं, सी पार्ट में। हमारा 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए 17 नंबर में, कह रहा है क्या, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, पिछले गर्मी में वो अपने अंकल के विलेज गया था, एंड एंजॉयड वेरी मच, और खूब मजा किया था। ठीक है बच्चों, इस तरह के कॉमन एरर तो समझिए कि बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स हैं। करेक्ट, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, पिछले समर वो, पिछले गर्मी में वो अपने अंकल के विलेज गया था, एंड एंजॉयड वेरी मच, और बहुत मजा किया था। देखिए इसमें एक बेसिक रूल है, इसका आंसर तो पहले मैं बोल दूं, इसका आंसर सी होगा। बेसिक रूल की तरफ आते हैं। इंजॉय एक वर्ब है, पहले आप ऐसे समझिए, आनंद लेना, इंजॉय आनंद लेना, चलिए ठीक है, मजा लेना। अब इंजॉय एक वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मान के चलिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, वो वाक्य का अंतिम लाइन वर्ड है वो, जैसे कि यहीं पर देखिए खत्म है, ये तो अलग चीज है, ठीक है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसके जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है। तो यहां पर होना क्या चाहिए, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अंकल के विलेज गया था, एंड एंजॉयड हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, सेल्फ लगेगा ना, तो ही का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि यहां पर एवरी इंजॉयड के बाद आपको क्या रखने की जरूरत है, इंजॉयड के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखने की जरूरत है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा। तो हमारा सही लाइन कैसे बनेगा, एंड इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच रहेगा, ये हटेगा नहीं। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में, करें कि आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, मैं हर एक व्यक्ति से और हर एक चीज से नफरत करता हूं, व्यक्ति से भी नफरत करता हूं और चीजों से भी नफरत करता हूं। हु रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक्स, जो मेरी गलतियों को याद दिलाते हैं, जो मेरी गलतियों को याद दिलाते हैं। मैं व्यक्ति से भी नफरत करता हूं और उन चीजों से भी नफरत करता हूं जो मुझे गलतियों को याद दिलाते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहां पर केवल बॉडी अगर होता तो हम यहां पर मेरा हु सही था, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है जो व्यक्ति के लिए भी आए और चीज के लिए भी आए। एवरीबॉडी, देखिए एवरीबॉडी के लिए भी आए, ठीक है, और एवरीथिंग के लिए भी आए, जिसमें व्यक्ति और वस्तु दोनों हो, और दोनों का कॉमन हिंदी जो निकले। देखिए कह रहे कि आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, मैं हर व्यक्ति से और हर चीज से नफरत करता हूं, जो यहाँ पर जो का भाव है, और उसी के लिए यहाँ पर हु रखा गया है, तो ये तो गलत है, हु गलत है।
क्योंकि यहां पर हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि व्यक्ति के लिए भी हो जाए और चीज के लिए भी हो जाए। हु तो केवल व्यक्ति का बोध कराएगा, लेकिन इसमें तो चीज भी तो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हु के जगह पर हमें दैट की जरूरत है, ठीक है ना। हु के जगह पर क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। इसका मतलब है दैट जो होता है ये पर्सन के लिए भी होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, और ये थिंग के लिए भी होता है, ये दोनों के लिए होता है। दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। इसका मतलब है कि यहां पर एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, हु के जगह पर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। इसका मतलब है 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। आइए नंबर 19 में, करेक्ट, इफ द पुलिस वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड। यदि पुलिस समय पर आ गई होती, यदि पुलिस समय पर आ गई होती तो दंगा नहीं हुआ होता। देखिए बच्चों, इफ क्लॉज के साथ हैड लगता है, इफ क्लॉज के साथ हैड लगता है, वुड हैव नहीं लगता है, इफ क्लॉज के साथ हैड लगता है। मेन क्लॉज के साथ, ठीक है ना, आपका वुड, कुड हैव, ये सब लग सकता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, है ना, लाइन चलेगा आपका, फिर आएगा, है ना, वुड, कुड, ओके, माइट, है ना, और इसके बाद हैव आएगा, और इसके बाद V3 आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है, फेमस स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी कि इफ के साथ क्या है, देखिए तो इफ के साथ क्या है, हैड दिया है, लेकिन यहां तो वुड हैव रख दिया गया है, तो ये हमारा गलत होगा। यहां पर क्या आना चाहिए, हैड, और हैड के बाद V3, ये तो सही है, अराइव्ड आपका सही है, आपका केवल वुड हैव को हटाना है। इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। आइएगा 20 में, करेक्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ना ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेशन, जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे थे। देखिए दो हैड एक साथ नहीं इस्तेमाल होता है, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है, पहले आप इस चीज को समझिएगा, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। चलिए अब इसका मतलब है कि इसके में एक हैड हटाना होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो काम पहले होता है, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, पहला एक्शन किसके द्वारा होगा, पास्ट परफेक्ट के द्वारा बनेगा। चलिए, और जो सेकंड एक्शन होगा, जो सेकंड एक्शन होगा ये किसके द्वारा बनेगा, तो सिंपल पास्ट, किसके द्वारा बनेगा, सिंपल पास्ट। आइए, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेशन, तो ट्रेन पहले गई थी और तब जाकर हम लोग स्टेशन पर पहुंचे, तो बाद वाला ना, पहला वाला, तो देखिए पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट से बनेगा, पहला एक्शन के लिए हैड सही है, लेकिन दूसरा एक्शन के लिए सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हैड होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा पार्ट बी गलत है, हमारा 20 का राइट आंसर बी है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने कुल 20 कॉमन एरर्स को देखा है जो कि प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है। ये कॉमन एरर्स आप एक बार बनाइए, दो बार बनाइए, अपना आकलन कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।